मुगल काल की चित्रकला। ईरानी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। दक्षिण शैली। 5 मुगल काल की चित्रकला 1550 से 1857 ईस्वी तक। आदि स्रोत। ईरानी फारसी मुगल कला का जन्मस्थान समरकंद और हिरात था। 15वीं शताब्दी में फारस की कला तैमूर वंश के संरक्षण में उत्कर्ष को प्राप्त हुई। यूं तो तैमूर वंश विध्वंसकारी और बर्बरता का द्योतक है, परंतु इस वंश के समान अन्य कोई वंश इतना सभ्य और सुसंस्कृत नहीं हुआ, जिसने सभ्य और कला प्रिय शासकों को जन्म दिया हो। इस वंश के शासकों ने चित्रकला को विशेष प्रोत्साहन दिया। तैमूर का पुत्र शाहरुख स्वयं कवि था और उसने अपने दरबार के कवियों और चित्रकारों को आश्रय दिया, जिसमें बेहजाद सबसे उत्तम कलाकार हुआ, जो पहले तो सुल्तान हुसैन बेगरा का दरबारी चित्रकार रहा और फिर उसकी मृत्यु के पश्चात वह सुल्तान शाह इस्माइल के संरक्षण में कार्य करता रहा। बेहजाद स्कूल की स्थापना के पश्चात इसके उत्तराधिकारियों ने ईरानी शैली को और अधिक उन्नत किया। यही नहीं, फारस के अन्य शासकों ने भी चित्रकला एवं चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया और 16वीं शताब्दी तक एक उच्च फारसी ईरानी शैली के रूप में विकसित हुई। बाद में यही ईरानी शैली मुगल शासकों के साथ भारतवर्ष में आई। ईरानी शैली। मुस्लिम धर्म की शुरुआत के साथ ही ईरान में जो कला शैली पनपी व प्रचलित हुई, वह प्राचीन भारतीय चित्रकला की आधारशिला थी। इसमें उसकी गहरी छाप निहित थी। इस्लाम में मानव या जीवधारियों को चित्रित करना धर्म निषिद्ध था। यही कारण था कि चित्रकला में सूक्ष्म अलंकारिक आलेखनों एवं ज्यामितीय रूपाकारों का अत्यधिक विकास होकर रूप निखर कर आया। प्रारंभ में इस्लामी चित्रकार आकृति चित्रण एवं जीवधारी चित्रण की ओर उदासीन रहे, किंतु शीघ्र ही उनकी धार्मिक कट्टरता शिथिल पड़ गई और यह बंधन टूटते ही पशु पक्षियों, मानवाकृतियों एवं फूल पत्तियों का अंकन लोकप्रिय हो गया। तैमूर का पुत्र शाहरुख महान कला प्रेमी शासक था। उसने हिरात नगर को अपनी राजधानी बनाया और हिरात में कला केंद्र विकसित किया। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिरात शैली का प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद हुआ, जिसने अपने शिष्यों के साथ मिलकर समस्त देशी विदेशी तत्वों का समन्वय किया। भारत में अकबर के पूर्व जितने भी मुसलमान शासक रहे, उनमें प्रायः सभी दरबारी चित्रकारों ने ईरानी शैली में चित्रण कार्य किया। बाबर तथा हुमायूं के काल में इस शैली में भारत की स्थानीय शैली का पुट भी देखा जा सकता है। ईरानी कला की विशेषताएं। 1. वर्ण विधान। ईरानी चित्रों में सपाट रंग भरने का प्रचलन था। ईरानी चित्रकार ने छाया प्रकाश का प्रयोग नहीं किया, इससे आकृति में उभार एवं गोलाई का अभाव है। रंग प्रायः अमिश्रित एवं चटकीले हैं। पृष्ठभूमि को मंद रंगों में दर्शाया गया है। 2. स्थापत्य चित्रण। ईरानी चित्रों में भवन मेहराबदार जालियों सहित फूल पत्तियों के अलंकरण द्वारा भवनों को नक्काशी युक्त दर्शाया गया है। पच्चीकारी का चित्रण भी भवनों को आकर्षक रूप देता है, जिनमें प्राय नीले, हरे एवं श्वेत आदि शीतल वर्णों का अधिक प्रयोग है। इन भवनों में चित्रित आकृति के वस्त्रों आदि को गहरे रंग से चित्रित किया जाता था और पृष्ठभूमि को हल्के रंगों द्वारा। भवन के साथ उद्यान चित्रण की सुमधुर कल्पना दिखाई पड़ती है। 3. वस्त्र। ईरानी चित्रों में आकृतियों को प्रायः लंबा चोगा या लबादा एवं पगड़ी पहने अंकित किया जाता था। 15वीं शताब्दी में कुल्हेदार साफा भी प्रचलित रहा। 4. आकृतियां। ईरानी चित्रों में मानवाकृतियां बड़ी कोमल एवं नाजुक बनाई गई हैं। उनके चेहरे छोटे एवं प्रायः गोल तथा पौने 2 चश्म के हैं, जिन पर पतली गर्दन, छोटी छोटी आंखें, पतली लंबी नाक, होंठ, फूले फूले कपोल तथा गोल चिबुक का अंकन हुआ है। गठनशीलता का यहाँ अभाव है।
स्त्री तथा पुरुष आकृतियों में रूपांतर, उनके केशविन्यास, दाढ़ी, मूछों एवं वस्त्रों में पृथकता दर्शित है। अन्यथा उनकी शारीरिक रचना में कोई भेद नहीं दर्शाया गया है। 5. लेख। ईरानी चित्रों में चित्रकारों के नाम, चित्रों के विषय से संबंधित वि तथा कविता आदि आकाश वाले भाग में या फिर आयताकार सफेद पट्टी बनाकर उसके ऊपर अंकित करने की प्रथा का प्रचलन था। 6. हाशिए। ईरानी चित्रों के चारों ओर हाशिए बनाने की प्रथा का अत्यधिक प्रचलन था। चित्रों के हाशियों को सुंदरता से सजाया जाता था, जो अलंकारिक अभिप्रायों, आखेट दृश्यों, फूल पत्तियों, पशु पक्षियों से अलंकृत किए जाते थे। इन हाशियों में सुनहरे काम की बहुलता थी। 7. रेखांकन। ईरानी चित्रों पर अजंता की प्राचीन भारतीय रेखांकन शैली तथा चीनी कला की छाप है। साथ ही इस शैली पर इस्लामी सूक्ष्म नक्काशी का भी प्रभाव है। 8. ईरानी चित्ररेखा प्रधान है। इसमें बारीक रेखाओं का प्रयोग है। इस शैली में रेखाओं की यह विशेषता है कि वे सपाट, कोणयुक्त हैं, न कि भारतीय शैली जैसे गोलाइलिए। 8. अलंकार प्रधानता। ईरानी चित्रों में भावाभिव्यक्ति की अपेक्षा आलंकारिकता का प्रभाव अधिक है। वस्त्रों की बनावट तथा फहरान यथार्थ न होकर आलंकारिक सौंदर्य लिए हैं। यही बात प्रकृति चित्रण में भी दर्शित है। पेड़, बादल, पर्वत सभी आलंकारिक ढंग से चित्रित हैं, जिनमें चीनी अभिप्राय स्पष्ट झलकता है। 8. प्रकृति का अंकन केवल पृष्ठभूमि के रूप में रहता है अथवा स्थानगत विशेषता को अंकित करता है। प्रकृति सजीव होकर मानवीय क्रियाकलापों में सहयोग नहीं करती। 9. परिप्रेक्ष्य। चित्रों में प्रायः ऊंचे क्षितिज का प्रयोग किया गया है। भूमि, जलाशय, आसन, कालीन, कब्र आदि आकाशीय परिप्रेक्ष्य में तथा आकृतियां, वृक्ष, पर्वत एवं भवन आदि सम्मुख परिप्रेक्ष्य में चित्रित हैं। ईरानी और मुगल शैली में तुलना। एक मुगल शैली में ईरानी प्रभाव होते हुए भी वह ईरानी शैली से पूर्णतया भिन्न थी। 2. ईरानी शैली में मिश्रित रंगों का अभाव है। रंगों को प्रायः सपाट भरा जाता था। उसमें छाया, प्रकाश एवं उभार नहीं दर्शाया गया है, जबकि मुगल शैली में छाया, प्रकाश व पर्दास के सिद्धांत का पालन हुआ है। मानवाकृतियों एवं अन्य रूपाकारों में गोलाई एवं उभार देने के लिए विविध रंगों की तानों का प्रयोग हुआ है। 3. ईरानी शैली में प्रकृति तथा पृष्ठभूमि को आलंकारिक रूप में चित्रित किया गया है। पेड़ों की पत्तियां, बादल आदि के चित्रण में चीनी, तुर्की एवं मंगोली प्रभाव झलकता है, जबकि मुगल शैली में प्रकृति को यथावत उभारने की कोशिश की गई है। 4. ईरानी शैली में मानवाकृतियों की मुखाकृतियां पौने 2 चश्म तथा सम्मुख चेहरों की अधिकता है, जबकि मुगल शैली में 1 चश्म एवं 1.5 चश्म चेहरों का बाहुल्य रहा है। 5. ईरानी शैली में वास्तु को अनेक प्रकार के रंगों की नक्काशी सहित आकर्षक रूप में चित्रित किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जालियां, मेहराब तथा फूल पत्तियों के आलंकारिक अभिप्राय बहुत परिश्रम से भवनों की दीवारों पर नीले, हरे एवं श्वेत वर्णों में अंकित किए गए हैं, जबकि मुगल शैली में भवन संगमरमर सा सफेद या कभी कभी लाल रंग का, जो दिल्ली व आगरा के दुर्गों जैसा है। ये भवन समसामयिक मुगल भवन शैली में बनाए गए हैं, जो गुंबद, महराब, बारहदरी, छज्जों, जालियां तथा चबूतरे एवं उद्यानों के साथ चित्रित हैं। स्तंभों पर सजावट है। दुर्गों के विशाल द्वार, परकोटे, कंगूरे और बुर्जियां मुगल दुर्गों की विशेषताएं थीं, जो यथोचित रूप से चित्रित हैं। 6. ईरानी शैली में चित्र संयोजन सरल रूप में बना है, जबकि मुगल शैली में चित्र संयोजन के रूपों एवं आकारों की भीड़ भाड़ है। 7. ईरानी शैली में मानवाकृतियों द्वारा पहने वस्त्रों के फहरान एवं शिकन नहीं हैं, जबकि मुगल शैली में यह सब बड़ी स्वाभाविकता से दर्शित हैं। 8. ईरानी शैली में परिप्रेक्ष्य का भी अभाव है, जबकि मुगल शैली में दार्शनिक परिप्रेक्ष्य एवं स्थितिजन्य लघुता का सुंदरता से समावेश किया गया है।
यूरोपीय प्रभाव के कारण रेखीय एवं वातावरणीय परिप्रेक्ष्य भी उत्तम है। नव ईरानी शैली में विषय वस्तु में विविधता का अभाव है, जबकि मुगल शैली में विषय वस्तु की विविधता रही है और भारतीय धार्मिक कथाओं को भी प्रमुखता से चित्रित किया गया है। 10 ईरानी शैली की रेखाएं कोनदार और घूमती हुई हैं, किंतु मुगल शैली में रेखाएं गोलाई लिए हैं, जिनमें गति एवं प्रभाव का समावेश है। 11 ईरानी शैली में लेख संयोजन के अंग के रूप में लिखे गए। आलेख्य स्थान में ही कविता व लेख सपाट रंग की समतल पट्टियों पर अंकित किए गए, जबकि मुगल शैली में लेख संयोजन परंपरा अकबर के काल तक ही रही। बाद में इसका प्रचलन समाप्त हो गया। मुगल कला का महत्व। मुगल कला का जन्म, उन्नयन एवं पतन मुगल साम्राज्य के उत्थान एवं पतन के साथ ही निहित था। मुगल शहंशाहों द्वारा प्रोत्साहित इस कला ने बाबर से लेकर जहांगीर के काल तक विश्व में एक महत्वपूर्ण चित्र शैली के रूप में मान्यता प्राप्त की। आज भारतीय चित्रकला के संदर्भ में मुगल चित्र शैली अनेक कारणों से महत्वपूर्ण है। प्रथम तो इस कला के माध्यम से देश को धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक एकसूत्रता की पृष्ठभूमि मिली। दूसरा, इस कला ने अपने विकास एवं निर्माण में बाहरी कला शैलियों के साथ समन्वय किया। अनेक कला प्रेमी मुगल शासकों ने भारत की पुरातन कला थाती को संरक्षण ही नहीं अपितु संवर्धन भी दिया और भारतीय पौराणिक एवं धार्मिक ग्रंथों पर आधारित चित्र बनवाए। इससे यहाँ की सांस्कृतिक एकता को बल मिला। इस प्रकार मुगल चित्र शैली ने भारतीय चित्रकला में नए प्रगतिशील तत्वों का समावेश किया और अंकन, अलंकरण और रंगाभारण की दृष्टि से भी उसे नया आलोक प्रदान किया।